अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम मईशत की ख़बरें और उन पर हमारी राय। सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि 28 ट्रेडिंग दिन, एक हफ़्ते के अंदर 5 ट्रेडिंग डे होते हैं। और यूँ आप समझ लें कि तकरीबन 5 हफ़्तों, 5.5 हफ़्तों के बाद, ये सवा का महीना तो हो ही गया ना, 5.5 हफ़्तों के बाद मंगल के रोज़ पहला दिन था जब डॉलर जो है उसने थोड़ी सी गिच्ची कड्डी है रुपए के मुकाबले में, जहाँ से डॉलर गिरना शुरू हुआ और 276 तक वो नॉन स्टॉप आया है गिरता हुआ वो, और 31 रुपए इंटर बैंक के अंदर गिरा है। ओपन मार्केट के अंदर जुए का रेट अलग होता है। अगर आप उससे देखेंगे तो ओपन मार्केट में ये तकरीबन 75 रुपये गिरा है, हैं। अगर आप जो है वो मुख्तलिफ शहरों का रेट देखेंगे तो कहीं पे लोग कह रहे हैं 55 रुपये गिरा है, कोई कहता है 50 रुपये गिरा है, लेकिन बहरहाल गिरा है। ठीक है, तो ओपन मार्केट को हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन इंटरबैंक मार्केट जो पढ़ी लिखी डॉक्यूमेंटेड मार्केट है उसके अंदर ये, और 277 रुपये पे 276 पे आगे उसने ब्रेक लगाई है बाइंग की। अगर हम बात करें तो आज उसके अंदर 20 पैसे डॉलर की कदर में रुपए के मुकाबले में इजाफा देखा गया। तो ये पहला दिन था। अब 75 से 80 के दरमियान रोकना है, लेकिन फिर वो वाली बात कहाँ पे लेके जाएंगे आफा साहब ने। लेकिन सारे मार्क ये तो अननेचुरल आ रहा था ना, ऐसे करके वो ऐसे ऐसे करके नीचे जाना होता है ना, तो उन्होंने कहा थोड़ा जा ऊपर तो भी करके फिर थले में जाओ, ठीक हो गई। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जनाब पाकिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर आज़म, केयर टेकर वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो इस वक्त चीन के दौरे के ऊपर हैं, और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उसका एक इजलास हो रहा है, और इस इजलास के अंदर चीन मेज़बान है, और उनको वहाँ पे रूस के सदर प्यूटन भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अनवारुल हक काकड़ साहब की वो तस्वीर चीनी ऑफिशियल मीडिया ने जारी कर दी है, जिसके अंदर वो प्रेसिडेंट जी के साथ और उनकी बेगम, जो कि इस वक्त फ़ौज में जर्नैल के ओहदे के ऊपर मुतमक्कन है। बेगम वैसे ही जर्नैल होंगी है यार, हैं। उतों चीन दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत, और उसके सदर की बेगम, और फिर जर्नैल भी, तो फिर किड्डी की डाढ़ी खातून होएगी ना, किड्डी की डाढ़ी रन होएगी, हैं। वरना प्रेसिडेंट जी ने तो दूजी शादी खड़का देनी सी, डाढ़ी रन है तो नहीं खड़काई ना जी उन्हें। ज़रा लाइट भी रखना चाहिए ना बातों को। तो वो बड़ी डाढ़ी खातून है जी, ठीक है। तो वो भी साथ में खड़ी हुई है। काकड़ साहब जो हैं वो अपनी मिसिज को साथ नहीं ले के गए, इट इज़ अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। अब इसमें काकड़ साहब की फैमिली की जो ट्रेडिशन है उसको भी दखल हो सकता है कि वो अपनी ख़वातीन को इस तरह पब्लिकली नहीं लेके आते। मतलब चौधरी बरादरान है ना, ये चौधरी साहिबान अपना चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ लाई, ये अपनी घर की ख़वातीन को इस तरह सामने नहीं लेके आते। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं परवेज़ लाई साहब, नहीं लाए, शुजात साहब नहीं लाए। तो इसी तरह काकड़ साहब भी अपनी मिसिस को, हो सकता है वो साथ गई हों, लेकिन उन्होंने, हालांकि वहाँ पे ऑफिशियल प्रोटोकॉल का ये तकाजा था, प्रेसिडेंट जी और उनकी मिसिस खड़े हुए हैं, तो आप भी जब उनसे मिलने जा रहे हैं तो आप और आपकी मिसिस होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। जो तस्वीर जारी हुई है उसमें सिर्फ काकड़ साहब खड़े हुए जो हैं वो शर्मा रहे हैं, थोड़े से घबराए हुए भी लगते हैं। बहरहाल ये हो गया जी, और इससे बड़ा इवेंट कोई नहीं है इस खित्ते के अंदर। अब जनाब अल्लाह आपका भला करे, ऑयल की कीमतों में इजाफा हो गया हुआ है, और मुसलसल होता जा रहा है। अगरचे अमेरिका की कोशिश है कि वो रोक ले, लेकिन आजकल अमेरिका की कोशिशें इतनी कामयाब नहीं हो पाती। ख़ास तौर पे जब से वो अफ़गानिस्तान से गया है तो उसकी कोशिशें जो हैं वो इतनी कामयाब नहीं होती। तो खैर जी, ये थी सूरत हाल। अब चलते हैं फ़ीडबैक की तरफ, और फ़ीडबैक आज हमने पढ़ना है। कल हमने 20 सितंबर का पढ़ा था। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता जा रहा है। आज हमने 21 सितंबर से शुरू करना है जी, और 21 सितंबर के अंदर ये साहब जो हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ी दादा, क्या हाल चाल है? रज़ी दादा, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शहजाद।
آپ سے معلوم یہ کرنا تھا، آپ کا ایک ولاگ دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ ایک سیشن جج کو جو ہے ایک مجرم نے جو ہے جوتا مارا، تو اس کو سیشن جج نے 6 مہینے کی سزا اور 1,000 روپے جرمانہ. تو آپ سے معلوم کرنا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے جج کو جوتا مارنے کی سزا اور جرمانہ کیا ہوگا، اور چیف جسٹس کو اگر جوتا ماریں تو اس کو جو اس پہ کیا جرمانہ اور کیا سزا ہوگی. کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر اب ان لوگوں کے ساتھ تو فی الحال تو جوتے والی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جج ہوں چاہے اور بھی کوئی ریٹائرڈ ہوں جن کا نام نہیں لے سکتے، میاں صاحب جو کہتے ہیں جن کو خلائی مخلوق، یا آپ کی فیلڈ سے جو لوگ ہیں اپنے جرنلسٹ اور جو کرپٹ بزنس مین ہیں، وہ کرپٹ سیاستدان ہیں، خاص طور پہ کرپٹ وہ سیاستدان جو الیکٹیبلس کہلاتے ہیں اور اپنی جو ہے لوٹا کبھی ادھر لڑکا دیتے ہیں کبھی ادھر لڑکا دیتے ہیں. تو ظاہر ہے میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے عمران خان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ اٹیچ ہے. یہ آپ کی یہ غلط اور خام خیالی ہے. مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. چند ایک لوگ ہوتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کا، لیکن بتائیے اس میں ہمارے لیے کیا ہے، مطلب ہم آپ کی کیا خدمت کریں. جہاں تک یہ ہے، یہ اپنی اپنی ہمت کی بات ہے، قیمت کچھ بھی ہو سکتی ہے کسی کو جوتا مارنے کی، بس آپ کی کمٹمنٹ کی بات ہے. آپ اگر وہ قیمت ادا کر سکتے ہیں تو ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا، ورنہ پھر آرام سے رہیے گا. السلام علیکم رضی صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو سراہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو چھوٹی سی کاوش ہے دادا پوتا شو کی، ایٹ لیسٹ ایک ملک 24 کروڑ کا جس میں تمام عوام انکلوڈنگ میں اپنے آپ کو اس میں ڈالتا ہوں کہ ہمیں بھانڈ بازی کا جو ہے نا بہت شوق ہے. ہم وہ پالیٹکس کو دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اور اس پہ ایگریویٹ ہوتے ہیں اور آرگیو کرتے ہیں جس کا ہمارے سے لینا دینا بھی بہت کم ہے، اور اس میں ہماری سے بھی ایکچوئل جو پریکٹیکل سے ہے وہ ہے نہیں. مگر زراعت ہو یا اکانومی ہو یا بزنس ہو، اس کو ڈسکس کرنا ہمارے لیے جو ہے نا ہمیں کسی دلچسپی ہمارے لیے نہیں رکھتا. مطلب کوئی اس ملک میں ایسا چینل نہیں ہے جو بزنس اکانومی کو ڈسکس کرے ایکسکلوسیولی، یا زراعت جسے ہم کہتے ہیں جی کہ بیک بون ہے اس کو ڈسکس کرے. سیکنڈ سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو سوری کامنٹ تھا. سیکنڈ سوال میرا یہ ہے کہ رضی صاحب، یہ بہت دفعہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ جی پاکستان کو ٹیکنالوجی جو ہے آگے لے کے جا سکتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی نہ ہمارے پاس وہ انسٹیٹیوٹس ہیں جو لوگ اس طرح کے لوگ پروڈیوس کر سکیں. اور سیکنڈلی جو بیسک سروسز ہیں، جو مطلب جس سے بالکل ہی آپ مطلب گراؤنڈ لیول کی سروسز جیسے ڈفرینٹ کنٹریز کی انوائسنگ ہوتی ہے، امریکہ کی ہو، آسٹریلیا یا یورپ کی ہو، اس کے لیے جس میں آپ کی اسپوکن سمپل آپ کی اسپوکن اور ریٹن انگلش جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے، وہ لڑکے آپ کو نہیں ملتے. میرا تھوڑا سا اس کام سے تعلق ہے، تو پتہ نہیں ایک انسٹیٹیوٹس جو ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں چرن آؤٹ کر رہے ہیں جو انگریزی بول اور لکھ نہیں سکتے، اور ان گریجویٹس اور ماسٹرز کی ڈگریز ان کے پاس ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ سے مطلب یہ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا لیک آف کمٹمنٹ ہمارے ملک کے اندر کہ ان لڑکوں کو پہلے یا لڑکیوں کو آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے مہینہ ڈیڑھ، وہ 4-5 مہینے آپ کے پاس کام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کمپنی شفٹ کر جاتے ہیں لٹرلی 2-3 ہزار روپے کے لیے. وہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی بیسک سیلریز آر اپ ورڈز آف 40-50,000 اینڈ دے آر آلسو انسینٹیوائزڈ کہ وہ کمیشن بھی کریں، جس سے اگر وہ محنت کریں تو ان کی سیلری اپ ورڈز آف لاکھ 1.25 لاکھ بن سکتی ہے. تو یہ جو لیک آف کمٹمنٹ ہے، یہ دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھی جدھر جو پاکستان میں ہے، کہ ٹائم پہ آنا، ٹائم کی پابندی کرنا، کسی بھی چھوٹی یا بڑی آرگنائزیشن کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ان کو فالو کرنا. کیا اتنا ہمارا جو یہ جنریشن جو جس میں بھی پارٹ ہوں، کہ ہمارا یہ لیک آف کمٹمنٹ اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن گرو نہیں کر سکتی، کیونکہ چھوٹے دفتر کھلی جاتے ہیں، بٹ جو آرگنائزیشن کو لوگ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، کیونکہ اب جو سب سے بڑا کیپٹل ہے وہ ہیومن کیپٹل ہے فیوچر میں بھی. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی کمٹمنٹ کا فقدان ہمارے ملک میں کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ. سوال جو ہوتا ہے اور جو اس کا جواب ہوتا ہے وہ سننے والے کی سطح کے اوپر اتر کے دینا چاہیے. یہی استاد کا بنیادی کام ہے اور ہم نے یہی سیکھا ہے. تو اب لوگ دوبارہ بار بار پوچھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کسی نے پوچھا ہوا تھا کہ میں اسٹاک مارکیٹ کے اندر سے اکاؤنٹ کیسے کھلوا سکتا ہوں، تو میں نے پھر ان سے عرض کیا کہ وہ جہاں پہ آپ یہ پروگرام ہمارے جو بیسک پیج ہے وہاں پہ جا کے سنیے، تو وہاں پہ یہ رکھا ہوا ہے
पूरा तरीक़ा कार लिख के मैंने अलग से, वसीम साहब ने अलग से, तो वो सुन लीजिए भाई, ठीक है। और इतना कुछ स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ा हुआ है कि लेकिन लोग फिर भी आ जाते हैं। और फिर दूसरी बात ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं ना, बाज़ जगहों पे अकेले होते हैं, इनकी वहाँ पे कोई नहीं सुनता, तो वो वहाँ पे बैठे हुए थेरीज़ और फ़िलासफ़ीज़ भी हमें बताते हैं, ठीक है। तो उनको भी सुननी चाहिए, उनको भी तो कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना जो उनकी सुने बेचारों की। अदरवाइज़ वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो के गालियाँ देना शुरू कर देते होते हैं, यूथी हो जाते हैं, और या यूथियों के हत्थे चढ़ जाते हैं, उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें, यस, लैक ऑफ कमिटमेंट है, नॉन प्रोफेशनलिज्म है। हम पता नहीं क्यों कब ये बात समझेंगे। 60s के अंदर और बल्कि 70s के अंदर टेक्निकल ट्रेनिंग का काम शुरू हुआ था, और उस वक्त हमने टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट किए, अरब को भी और यूरोप में भी हमारे लोग गए। लेकिन उसके बाद फिर हमने उस टेक्निकल ट्रेनिंग को तबाह बर्बाद कर दिया, टैफ्टा बना दिया हमने, और कोई उसके अंदर अपडेट नहीं लेके आए हमने, कोई अपग्रेड नहीं किया, वहाँ का प्रोग्राम, वहाँ की ट्रेनिंग, वहाँ का सिलसिला सारा कुछ अपडेट नहीं किया। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अब हमारे पास एक तो ट्रेन मैन पावर है ही नहीं, और अगर हम ट्रेनिंग कर भी लें तो उसको कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हम किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन में गए ही नहीं। सो फॉर सो हम जो हैं, मेरा मतलब है कि अब कुछ दिन जाते हैं, कोई वक्त जाता है कि हमें यूएई में से भी टुडे मार के निकाल दिया जाए, ठीक है ना। और जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई तो जो बेशतर लोग हमारे जो हैं वो बेरोज़गार होंगे, क्योंकि वो बेसिक्स जॉब में लगे हुए हैं जहाँ पे लोग कंप्यूटर ले आएंगे, वेटर की जगह के ऊपर कंप्यूटर आ जाएगा, ऑर्डर ले जाएगा आपसे और आपको टेबल पे बैठे हुए चीज़ डिलीवर कर देगा। इस तरह के जो बेसिक्स काम है, गाड़ियाँ जो हैं वो कंप्यूटर ड्रिवन आ जाएंगी, ड्राइवर फारग हो जाएंगे। तो ये बेसिक जो काम है बिल्कुल क्रूड किस्म के, उनके अंदर से बहुत सारे लोगों ने अगले 10 साल के अंदर फारग हो जाना है, क्योंकि उसकी जगह पे कंप्यूटर आ जाना है। तो असल जो महारतें हैं उनकी तरफ हम जाते नहीं, और अगर कहीं से मौका मिल जाए तो फिर रवैया वही होता है जो आपने फरमाया है, नॉन कमिटमेंट वाला, 3000 रुपये के बस भी नौकरी बदल लेने वाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजी भाई, मैं मोहम्मद ताहिर फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। तो आपका प्रोग्राम दादा पोता शो भी सुनता हूँ और आपके व्लॉग भी सुनता हूँ। काफ़ी हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं और मालूमाती भी होते हैं, इकानमी के हिसाब से भी और दूसरा सियासी भी। आपकी नज़र है माशाल्लाह, साहिब बसीरत हैं, और आपकी गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी है, बड़ी सलीकेमंद है। आपका अंदाज़ है ज़रा के हंस के बात करने का, ठीक है अपनी जगह पे। तो उसमें कुछ है कि हम चूँकि आपसे मोहब्बत करते हैं तो हमारा ये दिल करता है कि इसमें मज़ीद निखार आए। कुछ इंसान है ना, हम में भी कमियां हैं गुफ्तगू में, तो उसमें ये भी है, आप लफ्ज़ बिरत कहते हैं, एक लफ्ज़ है बरीयत, बरीयत, जिसको आप लफ्ज़ बिरत कहते हैं। जी शुक्रिया। हमें बचपन में बिरत ही पढ़ाया गया था, बे, रे, अलिफ, हमजा और ते। जो आप बरीयत कह रहे हैं वो बे, रे, ये के ऊपर शद और ते, वो वाली बरीयत है शायद, ठीक है। तो आप ज़रा रुजू फरमा लें, हो सकता है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, क्या ख्याल? ये साहब हैं जी, वैसे मैं इस तरह के सवालों का जवाब देता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि मूंजी की कोई बात करे। सर, मैं मूंजी की बात कर चुका हुआ हूँ पिछले कुछ 3-4 प्रोग्राम पहले, और मैंने आपको बता दिया था कि जो है वो मूंजी ने ऊपर जाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी जगह के ऊपर को मूंजी की शॉर्टेज थी, तो मैंने आपको पूरा उसके अंदर एक सेगमेंट किया था प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रिजवान रजी साहब, कैसे हैं सर? आपका अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली। रजी भाई, आप थोड़ा ये समझा दें कि अगर हमें पाकिस्तानी बॉन्ड में करना है इन्वेस्ट तो क्या तरीका है,
डॉलर में करें या पाकिस्तान में बैठ के भी कर सकते हैं, या ये हो कि दुबई में LLC खोल के वहाँ पे डॉलर लें फिर हम पाकिस्तान में करें? भाई बॉन्ड के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड सरमायाकार होना चाहिए, और आप फ़र्द के तौर पे नहीं हो सकते, आप अदारे के तौर पे हो सकते हैं। अदारे के तौर पे रजिस्टर होने के लिए आपको पाकिस्तान के अंदर इसी SOP के साथ एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, सॉरी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लेंगे, तो लंबा काम है सर। तो बॉन्ड मार्केट को वो जो मैं समझता हूँ, जिसको बॉन्ड मार्केट टेक्निकल ज़ुबान के अंदर कहा जाता है, वो छोटे मोटे बंदे का काम नहीं है, वो जिनके पास करोड़ों अरबों डॉलर्स होते हैं, ये उनका काम। तो लिहाजा उसको साइड पे कर दीजिए, वो नॉर्मली अदारे करते हैं, इन्वेस्टमेंट के अदारे, बैंक शैंक, ये वो सारा कुछ। ठीक हो गया। एक तो मैंने आपसे ये अर्ज़ करना था। अब आ जाइए कि वहाँ पे बैठ के दुबई में आप बैठ के कर सकते हैं। दुबई में बैठ के आप जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए एज एन इंडिविजुअल कर सकते हैं। और एक तो आपने बॉन्ड की बात की थी, दूसरा क्या था? दूसरा मैं भूल गया हूँ। बहरहाल ये दोनों इशू जो थे ये कंपनी के रिलेटेड हैं। कंपनी होना चाहिए, अदारा होना चाहिए, और अच्छा ठीक ठाक सरमाया होना चाहिए, तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए उनकी यील्ड जो होती है वो बड़ी बेसिक होती है, तो देखें वो यील्ड आपको वारा भी खाती है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा नाम अली रज़ा है, मैं ज़िला चिन्नौर से बात कर रहा हूँ। मैंने DA मैकेनिकल किया है, मेरे नंबर 3450 में से 2898 आए हैं। अब मैंने आगे एडमिशन लिया है NFC फैसलाबाद में BS इंजीनियरिंग करने के लिए। अब मेरे वालिद साहब नहीं हैं, मामू ख़र्चा उठा रहे हैं सारा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मामू पर सारा बर्डन पड़े। अगर हमने कोई फैसलाबाद में अगर कोई कंपनी ऐसी हो जो हमें स्पॉन्सर कर सके, या अगर कोई और इलाके में है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, या कैसे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ में या कोई कंपनी हमें रिस्पॉन्स कर सके? देखिए मैंने जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मैंने आपका प्रोग्राम नशर कर दिया है। फैसलाबाद से कोई कंपनी इनका मैसेज सुन रही हो, या कोई अदारा या कोई फ़र्द, और वो इनको स्पॉन्सर करना चाहे, तो ये एक सदका जारिया होगा, वो इनको स्पॉन्सर कर सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी, अगले दादा पोता शो के अंदर। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।